start. Hello students, today we will start with our second session of general organic chemistry. I have discussed some concepts of resonance in the first class along with you. I hope you came to know what is the meaning of resonance. अगर आपको कोई resonance का topic, if you find any difficulty, then you can ask me on this number. Then I will solve your query regarding resonance if you find any query in that. आज हमें जो डिस्कशन करना है दैट इज फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स होते हैं नॉर्मली 12th क्लास के अंदर, जिनमें रिएक्शंस आते हैं। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव टेस्ट देन आल्सो आइदर नीट और जेईई मेंस, देन आल्सो यू विल हैव सम क्वेश्चंस ऑफ दीस फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद डिस्कस विद ऑल द प्रॉपर्टीज एंड आई विल टेल यू अबाउट सम ट्रिक्स in which you are able to solve the complicated questions also. First, we will start with the property of boiling point. As you all know, it's a temperature at which liquid get converts into vapor, or you can say gaseous state. So this is called boiling point. It is a general definition. In some books in 12th class, it is written that it is a temperature at which the atmospheric pressure equals to vapor pressure. बट हमें यहाँ डेफिनेशन डिस्कस नहीं करनी। जैसे कि मैंने आपको रेजोनेंस के बारे में बताया था कि दैट इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, बट आई हैव टोल्ड यू सम ट्रिक्स हाउ टू सोल्व द रेजोनेंस। सिमिलरली आज भी हम इन ट्रिक्स का डिस्कशन करेंगे। अगर आपने 11th 12th में केमिस्ट्री में कुछ नहीं भी पढ़ा है देन आल्सो यू विल एबल टू सोल्व these questions by the following tricks. Okay, now we will start. Now see, whenever you find any question of boiling point in all chapters, I am talking about all 4 chapters या all 6 chapters of 11th and 12th, but it must be of organic chemistry. Whenever you find any question of boiling point, then you always follow these 4 tricks. Out of these 4, one will definitely will implement. First one is check there that whether there is any compound which is having hydrogen bonding. Second point is check the molecular mass. Third point is check the S character. Fourth point is check the surface area. And fifth point is check the branch. ये 5 वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो जिनके बेसिस पे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट का कर सकते हैं। इनका एक ऑर्डर है अरेंज करने का कि सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी देखनी चाहिए, उसके बाद कौन सी देखनी चाहिए, उसके बाद कौन सी देखनी। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी जो सर्च करनी चाहिए किसी कंपाउंड के अंदर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सर्च करनी। मींस अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसी का होगा। याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसके पास होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो इट मींस जब आपको वो प्रॉपर्टी मिल जाए किसी के अंदर तो आप बाकी प्रॉपर्टीज को सर्च नहीं करेंगे। ये फर्स्ट ट्रिक। एग्जाम्पल लेके चलो, जैसे देखिए CH3OH एंड आई एम सेइंग CH3CH2Cl। इन दोनों कंपाउंडों में देखा जाए तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, कम। लेकिन हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रेफरेंस किस प्रॉपर्टी को देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर आपने केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ी तो आपको पता होगा कि F, O और N अगर इनमें से किसी के साथ हाइड्रोजन होता है then only we will say hydrogen bonding. तो it means इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रेफरेंस हम बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा रखते हैं। तो हम सेकंड प्रॉपर्टी पे गए, हमने हमारा आंसर किस पे आ गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आ गया। अगर आपके पास कोई ऐसे 2 कंपाउंड मिले जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो आप सेकंड प्रॉपर्टी पे जाएंगे कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको क्या मिलेगा बेटा, ज्यादा मिलेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट अगेन आप किस पे डिपेंड कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास पे। पहले किस पे डिपेंड कर रहा था, तो मतलब सेकंड प्रॉपर्टी पे कब आए, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिली। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब मिलेगी, जब FON में से कोई होगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हर जगह मिले। जैसे आपको उन सभी कंपाउंड्स मिलेगी जहां OH है, जहां NH2 है, जहां HF है, इनके अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, याद रखना। इसके बाद जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, CH3CH2Cl एंड CH3CH2I। आप इन दोनों कंपाउंड्स को देखिए, बताइए विच विल हैव हायर मॉलिक्यूलर मास। हायर मॉलिक्यूलर मास किसके पास होगा, आयोडीन वाले के पास होगा।
तो देखो इस केस में हम आयोडीन पे जाएंगे, तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या चली, मॉलिक्यूलर मास। कई ऐसे भी कंपाउंड आते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास क्या है, सेम, और उनके अंदर कौन सी बॉन्डिंग में नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दैट केस वी हैव टू अप्लाई द कैरेक्टर ऑफ सरफेस एरिया एंड ब्रांचिंग। मैं आपको अभी एस कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा। लेट्स सी विद एस कैरेक्टर। पहले हम इससे डिस्कशन करने से पहले एस कैरेक्टर के बारे में देख लेते हैं। जब भी क्वेश्चन एस कैरेक्टर का आता है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। आई एम टेकिंग CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड आई एम टेकिंग CH3 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। हमेशा याद रखना, जब किसी के अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, पहली प्रेफरेंस दी अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, दूसरी प्रेफरेंस दी अपने मॉलिक्यूलर मास को, तीसरी प्रेफरेंस दी अपने एस कैरेक्टर को, ठीक है। लेकिन जितने भी हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड्स होते हैं ना, उसमें एस कैरेक्टर को सेकंड प्रेफरेंस मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। मतलब आप पहले क्या देखेंगे, फिर आप क्या देखेंगे, देन आप क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए इसके अंदर एस कैरेक्टर के अंदर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की हाइब्रिडेशन कितनी होती है बेटा, sp2। सिंगल बॉन्ड की हाइब्रिडेशन कितनी होती है, sp3। एक सिंपल सी बात है, जिसके अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा आएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट आपके पास हमेशा क्या मिलेगा, चलो। तो बॉइलिंग पॉइंट का एस कैरेक्टर से डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, डायरेक्ट। अगर आपके पास कोई कंपाउंड मिला, उसमें 3 बॉन्ड आए, तो उसका एस कैरेक्टर sp हाइब्रिडेशन होती है, तो उसका एस कैरेक्टर और ज्यादा हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा हो गया। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहूं तो एस कैरेक्टर के बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्या बढ़ती है, बॉन्ड। तो ये वो ट्रिक्स का डिस्कशन कर रहा हूं मैं, जिसमें केमिस्ट्री की बुक का हम बिना यूज करें हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कैपेबिलिटी जनरेट करें कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे सोल्व कर सकते हैं। पहले आप क्या देखोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यू विल फाइंड सम रीजनिंग क्वेश्चन जिसके अंदर ये ट्रिक्स लगेंगी। पहले आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको नहीं मिली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आप किस पे जाएंगे, फिर एस कैरेक्टर पे। एस कैरेक्टर पे डबल बॉन्ड देखना है। अगर सारे बॉन्ड सिंगल है तो ये भी काम नहीं करेगा। फिर आप किस पे जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जिसका ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर बाय चांस किसी का मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, तो हम किसका डिस्कशन करेंगे, हम सरफेस एरिया एंड किसका, ब्रांचिंग का। लेट अस सी एन एग्जांपल। अब देखिए यहाँ 5 कार्बन है, 1 क्लोरीन है, यहाँ भी 5 कार्बन है लेकिन उसमें से 1 ब्रांचिंग में आ गया, और यहाँ भी 5 कार्बन है, उसमें से ब्रांचिंग में 2 है। अब आप पॉइंट समझिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास का बॉइलिंग पॉइंट से क्या रिलेशन होता है। अगर सेम है तो ब्रांचिंग और सरफेस एरिया करेक्ट। इट इज अज्यूम कि जितनी लंबी स्ट्रेट चेन होती है, जितनी लंबी क्या होती है स्ट्रेट चेन, उतना ज्यादा हमारा सरफेस एरिया माना जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना। जितनी लंबी स्ट्रेट चेन होगी उतना बड़ा आपका क्या होगा, सरफेस एरिया। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ही ज्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट कंसिडर किया जाता है। अगर आपके कंपाउंड में क्या ज्यादा हुई, ब्रांचिंग, तो आपका सरफेस एरिया कम माना जाता है, तो जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि बॉइलिंग पॉइंट हमेशा उस कंपाउंड का ज्यादा होगा जिसके पास स्ट्रेट चेन। बट ये ट्रिक कब लगेगी, जब बाकी सारी ट्रिक लग चुकी है। कंपाउंड को देखते ही सरफेस एरिया नहीं देखते, कंपाउंड को देखते ही पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते, फिर देखते हैं क्या एस कैरेक्टर, फिर देखते हैं क्या मॉलिक्यूलर मास, फिर देखते हैं क्या सरफेस एरिया, फिर अपने ब्रांचिंग दीजिए। तो हाउ वाज द, व्हाट इज द ऑर्डर। नाउ लेट्स वी स्टार्ट विद द रिपीटिशन ऑफ द टॉपिक। सबसे पहले कोई कंपाउंड मिलेगा, हम क्या देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे। अगर ये नहीं मिलती तब हम क्या देखेंगे, एस कैरेक्टर देखेंगे। अगर फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर मास देखेंगे। और अगर ये भी सब चीजें सेम है, फिर हम जाएंगे किस पर, सरफेस एरिया पे। किस पे जाएंगे, सरफेस एरिया, या फिर यू कैन से किस पर, ब्रांचिंग। तो दिस इज द डिस्कशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आई एम गिविंग यू 2 minutes, यू कैन राइट डाउन द मेन ट्रिक्स। सो दीज आर द ट्रिक्स। तो ये बेसिकली ट्रिक्स है जो आपको मैंने बताई। ये सिर्फ किस प्रॉपर्टी पे लगेगी, बॉइलिंग पॉइंट पे। पहली ट्रिक क्या लगानी है, फिर थर्ड, चौथा। तो ये सीक्वेंस आपको रखना पड़ेगा। आप इसको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के अंदर भी इंप्लीमेंट करके देखना। यू विल फाइंड डेफिनेटली कि आपके 100 में से 90 क्वेश्चंस बॉइलिंग पॉइंट के इसी ट्रिक से भी होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं,
बट आपको ट्रिक के बारे में एक परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इसके बाद कौन सी लगेगी, इसके बाद कौन सी लगेगी. नाउ you can write down all the 4 tricks, then after that put the heading multi. So this is the discussion which we are doing is only of tricks. मैं आपको केमिस्ट्री में ट्रिक्स सिखा रहा हूँ, ना कि मैं केमिस्ट्री सिखा रहा हूँ. केमिस्ट्री एक मीन्स थ्योरेटिकल लैंग्वेज में पढ़ते पढ़ते आप सभी बोर हो जाते हैं. दैट्स वाई ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कैसे याद कर सकते हो, कि बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आपके चैप्टर्स में आता है, किसी न किसी चैप्टर में आएगा, तो आप उसके बेसिस पे 4 प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बॉइलिंग पॉइंट कभी भी आए आप कर सकते हैं. ठीक है, फटाफट नोट करें आप सभी. यस, नाउ वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन विद आवर मेल्टिंग पॉइंट कंडीशन. ठीक है, दिस इज आवर सेकंड टॉपिक. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये 2 कंडीशंस मैंने डिस्कस करी. अब मैं इसकी ट्रिक्स के बारे में बताता हूं आपको. मेल्टिंग पॉइंट हमेशा याद रखना एक ही प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्सेस. एक ही ट्रिक आपको लगानी है, दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्सेस. मेल्टिंग पॉइंट हमेशा वैन डर वाल्स फोर्सेस पे डिपेंड करती है, और वैन डर वाल्स फोर्सेस का मतलब होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. क्या मतलब होता है बेटा? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. और आप सभी को पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है. क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. क्योंकि कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स होते हैं, उसके अंदर अगर कोई हैलोजन लगा दिया जाए, तो जैसे CH3Cl है, यू कैन सी कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होती है. तो ये कंपाउंड इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, इसलिए इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? पोलर. तो इफ एनीबॉडी आस्क यू कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, एक पीरियोडिक टेबल बनाई आपने. इस पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट यहाँ का है, एक एलिमेंट यहाँ का है. तो अगर कभी अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट आपको मिलते हैं, तो उसमें 90% चांस होता है कि वो कंपाउंड क्या होगा? पोलर होगा. जैसे C और Cl अलग अलग ग्रुप्स के हैं, तो आप अगर ऑप्शन दिया जाए कि पोलर या नॉन पोलर, तो आप पोलर की तरफ जाए. कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, इसलिए अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं तो हम उसको नॉन पोलर कहते हैं. लेकिन अगर उनके साथ अगर कुछ और लग जाए तो उसके चांस किसकी तरफ ज्यादा होते हैं? पोलैरिटी की तरफ ज्यादा होते हैं. अनटिल और अनलेस उसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो. अनटिल और अनलेस मैंने 90% बोला है, तो 10% केसेस ऐसे भी होंगे जहाँ डाइपोल मोमेंट कैंसिलेशन होता है, जो हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे. तो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे किसका? मेल्टिंग पॉइंट का. तो मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, उसका नाम है वैन डर वाल्स फोर्सेस. और वैन डर वाल्स फोर्सेस आर नथिंग, दीस आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इंटरेक्शन फोर्सेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स. और ये फोर्स की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास पर. तो ये मैंने आपको एक डाटा घुमा फिरा कर एक बता दिया कि मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर. तो अगर आपको किसी कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट निकालना है, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आता है, बट मेल्टिंग पॉइंट भी अगर आपको कहीं मिलता है तो यू कैन अप्लाई द डायरेक्ट ट्रिक ऑफ मॉलिक्यूलर. सो राइट डाउन इट कि इट ओनली डिपेंड्स ऑन द कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर. मेल्टिंग पॉइंट का जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, तो उसमें स्टार्टिंग में आपको यही टॉपिक जरूरी है कि मॉलिक्यूलर मास पे वो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करती है. नेक्स्ट अगर मैं डिस्कशन करूं किसका, थर्ड वन क्या होता है बेटा? डेंसिटी. डेंसिटी यू ऑल नो मास अपॉन वॉल्यूम होता है. मास अपॉन क्या होता है? वॉल्यूम. और आप सभी को पता होगा कि मास का मतलब किससे होता है? मॉलिक्यूलर मास से. तो मॉलिक्यूलर मास अगर किसी का बढ़ेगा तो उस सब्सटेंस की क्या बढ़ती है? डेंसिटी बढ़ती है. याद रहेगा आपको. तो डेंसिटी की प्रॉपर्टी भी किस पे डिपेंड करती है? आपकी मॉलिक्यूलर मास पे. लिख लो, डेंसिटी हैज आल्सो अ रिलेशन विद मॉलिक्यूलर मास. सो डेंसिटी हो या मेल्टिंग पॉइंट हो, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन आपने किसके साथ बताया? मॉलिक्यूलर मास के साथ. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सोलिबिलिटी की, जो कि इस चैप्टर की ट्रिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. सोलिबिलिटी. यस, नाउ वी विल डिस्कस द फैक्टर ऑफ सोलिबिलिटी. यस, सोलिबिलिटी अगर आपसे कोई पूछे तो हिंदी में इसको घुलनशीलता बोलते हैं, मतलब घुलने की, मिलने की शक्ति या कैपेबिलिटी टू गेट सोल्यूबल. सोलिबिलिटी 2 चीजों में चेक की जाती है हमेशा किसी कंपाउंड की, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और एक किसमें? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होती है, एक बेटा किसमें होती है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड उसे कहते हैं जिसमें कार्बन होता है,
इनऑर्गेनिक उसे कहते हैं इसमें कार्बन नहीं होता। सीधी सी डेफिनेशन मैंने बता दी आपको। ऑर्गेनिक किसे कहते हैं, इनऑर्गेनिक किसे कहते हैं। ये माना जाता है कि जितने भी पोलर कंपाउंड्स होते हैं, क्या होते हैं, पोलर कंपाउंड्स, या फिर एक लैंग्वेज में कहूँ तो जिनके बीच क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिवली डिफरेंस होता है, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, वो सारे सोल्युबल इन वाटर होते हैं। क्या होता है, सोल्युबल इन वाटर। और वाटर एक ऐसा कंपाउंड है बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमें ये याद रखना है कि अगर कोई भी चीज पानी में कब सोल्युबल हो सकती है, जो क्या होगी, पोलर होगी। और पोलर वो कब होगी, जब उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। अब ट्रिक सीखो, जिस कंपाउंड में कार्बन की संख्या 4 से ज्यादा होती है तो वहां वो कंपाउंड कभी भी सोल्युबल इन वाटर नहीं। Whenever any carbon quantity is greater than 4, then that type of compound is always insoluble in water. और 4 से कम वाले कार्बन वाले कंपाउंड्स को लोअर कंपाउंड्स बोलते हैं। तो इट मींस लोअर कंपाउंड्स आर सोल्युबल किसके अंदर होते हैं, वाटर। लेकिन 4 से ज्यादा अगर कार्बन है तो वो कंपाउंड कभी भी किसके अंदर सोल्युबल नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी साइक्लिक कंपाउंड चाहे वो फिनोल ही क्यों ना हो, वो कभी भी किसके अंदर सोल्युबल नहीं होता, वाटर के अंदर, क्योंकि उसके अंदर कम से कम कितने कार्बन आ गए। अब कार्बन ज्यादा होने से क्या होता है, याद रखना एक ट्रिक है ये। मैंने एक ट्रिक क्या बताई, कार्बन की वैल्यू कम होनी चाहिए 4 से, तब आपका कंपाउंड किसके अंदर सोल्युबल हो सकता है, वाटर के अंदर। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मैंने क्वेश्चन दिया CH3Cl और एक मैंने लिखा रिंग के ऊपर Cl। पूछा गया क्वेश्चन में विच इज मोर सोल्युबल इन वाटर, देन व्हाट इज द आंसर। इन दिस केस देयर आर 6 कार्बन, सो इसकी पोलैरिटी कम हो गई। कार्बन बढ़ने से पोलैरिटी घटती है, तो आपको ये याद रखना है। एक तरीके से यू कैन राइट लाइक दिस, कार्बन इनवर्सली होता है किसके, पोलैरिटी के, और इनवर्सली ही फिर किसके होगा, सोल्युबिलिटी। तो कार्बन इनवर्सली हो गया पोलैरिटी के, और इनवर्सली किसके हो गया, मतलब अगर आपको कंपाउंड सोल्युबल करना है तो कार्बन कम करो, और कंपाउंड अगर इनसोल्युबल करना है तो कार्बन बढ़ा दो। तो इन दोनों कंपाउंडों में से किसके पास कार्बन कम है, इसके पास 1 कार्बन है, और इसके पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। सो इट विल बी इनसोल्युबल, इट विल बी सोल्युबल। तो किसी की सोल्युबिलिटी चेक करनी है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, तो पहली बात उसको पोलर होना पड़ेगा। पर पोलर वो ज्यादा कब होगा, जब उसमें कार्बन संख्या किससे कम होगी, 4 से कम होगी। अगर 4 से ज्यादा हुई तो वो चीज वाटर के अंदर सोल्युबल नहीं हो सकती, चाहे वो उसके ऊपर OH ही क्यों ना। फिनोल वाटर में सोल्युबल नहीं होता, रीजन क्या है आपको समझ में आ गया होगा, कार्बन संख्या 4 से ज्यादा। एल्कोहल वाटर में सोल्युबल होता है क्योंकि उसमें कार्बन संख्या 4 से कम भी हो सकती है। मिनिमम स्मॉलेस्ट एल्कोहल कोई पूछे आपसे तो आप CH3OH बोलते हैं, तो है ना एक कार्बन का एल्कोहल, लेकिन इस एल्कोहल को एक नाम दिया जाता है जिसको लोअर एल्कोहल। लोअर क्यों कहा, क्योंकि इसमें कार्बन संख्या किससे कम है, 4 से कम वाले कंपाउंड के साथ लोअर वर्ड यूज याद रहेगा। तो लोअर हेलोएल्केन, मैंने बोला लोअर हेलोएल्केन्स आर सोल्युबल इन वाटर। रीजन मैंने लोअर क्यों यूज किया, क्योंकि कार्बन संख्या किससे कम होगी, अगर कार्बन संख्या 4 से ज्यादा होगी तो वो सोल्युबल नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होगी, आपकी सोल्युबल। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग ऑल माय पॉइंट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो एक बार रिवाइज कर लेते, देन वी मूव फर्दर। पहली प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट पढ़ी, बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी 4 टेक्स पे डिपेंड करती है। फिर मेल्टिंग पॉइंट पढ़ी जो कि सिर्फ मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करती है। देन वी डिस्कस द डेंसिटी दैट आल्सो डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर मास। सोलरिटी डिपेंड करती है पोलैरिटी पर, और पोलैरिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पर। और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा कहां मिलेगा, जहां कार्बन संख्या 4 से क्या होगी, कम होगी। 4 से क्या होगी, कम होगी। एक पॉइंट और बता देता हूं, जिसके बीच जितने ज्यादा सिंगल बॉन्ड होते हैं, जहां जितने ज्यादा क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड, वो कंपाउंड उतना ज्यादा पोलर होता है। ये भी एक ट्रिक याद रखना। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पोलैरिटी को घटाते हैं, इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं आप। किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो कंपाउंड पोलर कम होगा, ठीक है। किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या फिर क्या है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड, तो कंपाउंड पोलर क्या होगा, कम होगा। एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे ये कंपाउंड है, आप बताइए इन दोनों कंपाउंड्स के नेम में क्या डिफरेंस है। देखिए, इट इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन, इट इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन, इट इज कॉल्ड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। क्या बोल सकते हैं,
साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड भी बोल सकते हैं, इसको क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन भी बोल सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। यू कैन सी देयर आर आल्सो 6 कार्बन्स एंड देयर इज आल्सो 6 कार्बन। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें हर एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन कितनी है? sp2। इसमें हर एक कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन कितनी है? sp3। एक sp2 और एक क्या हो गया? sp3। तो आप खुद देखिए, इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने क्या सीखा है? जिसमें सिंगल बॉन्ड ज्यादा होते हैं तो ज्यादा क्या होगा? ज्यादा क्या होगा? और सोल्युबल किसके अंदर होगा? तो बोलेंगे विच इज मोर सोल्युबल, विच हैज अ मोर चांस ऑफ सोल्युबिलिटी इन वाटर, या फिर विच इज मोर पोलर। सिंपल सी बात है, विच इज मोर पोलर। जिसमें सिंगल बॉन्ड होंगे वो क्या होगा? तो दिस इज मोर पोलर। ये एग्जाम में आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि साइक्लोहेक्सेन और क्लोरोबेंजीन में से पोलर कौन सा है। इज दैट क्लियर? अब इसी प्रॉपर्टी को एक स्टेप और आगे लेके चल रहा हूं। मैंने ये नाम लिखा डाइपोल मोमेंट। देखिए लिसन, अब हम बात कर रहे थे किसकी? डाइपोल मोमेंट भी हमेशा उसी का ज्यादा होता है जिसके पास बॉन्ड सिंगल होते हैं, या फिर जो ज्यादा क्या होता है? पोलर। देखो चीजों से कैसे रिलेट करा रहे हैं। पोलैरिटी ज्यादा वहां होगी जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा। और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वहां होगा जहां कार्बन कम होंगे। और पोलैरिटी जहां होगी वहां को पोलैरिटी ज्यादा वहीं हो सकती है जहां कैसा बॉन्ड हो? सिंगल। और सिंगल बॉन्ड जहां ज्यादा होता है वहां चांस ज्यादा किसके होते हैं? डाइपोल मोमेंट के। जैसे एक एग्जांपल दिया, किसी ने पूछा कि इन दोनों कंपाउंडों में से डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है? तो डाइपोल मोमेंट हमेशा सिंगल बॉन्ड वाले का ज्यादा होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि डाइपोल मोमेंट को फिजिक्स में P बोलते हैं, केमिस्ट्री में म्यू बोलते हैं, लेकिन फॉर्मूला चार्ज इनटू में डिस्टेंस होता है। क्या होता है? चार्ज इनटू में डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की वैल्यू कब बढ़ती है? जब दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड हो। एक रस्सी से दो चीजें बंधी होती है तो दूरी ज्यादा होती है। जब दो रस्सी लग जाती है तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, तो नजदीक आ जाती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम चाहिए, लंबाई ज्यादा चाहिए। लंबाई ज्यादा कब होगी? जो सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये डिस्टेंस हमें जब तो मिलेगा ज्यादा। इसलिए पोलैरिटी या डाइपोल मोमेंट कब बढ़ता है? जब बॉन्ड कैसे हो सारे? सिंगल। इज इट क्लियर? तो बॉन्ड के सिंगल होने की जरूरत होती है। अगर आपको क्या ज्यादा चाहिए, मतलब डाइपोल मोमेंट ज्यादा अगर चाहिए तो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कंपाउंड क्या होना चाहिए? पोलर होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होना चाहिए? डिफरेंस, और कार्बन क्या होना चाहिए? कम होने चाहिए। तो कंपाउंड क्या कहलाएगा? पोलर कहलाएगा। क्लियर हो गया? तो पोलैरिटी इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं किसी कंपाउंड की कि वो पोलैरिटी है या फिर नहीं है। तो पोलैरिटी वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी रिमेन विद द टू टॉपिक, दैट इज एसिडिटी एंड क्या? बेसिसिटी। ये आप दो टॉपिक्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, जिसका अभी हमें डिस्कशन करना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू 2 minutes। इफ यू वांट टू राइट एनीथिंग फ्रॉम द बोर्ड यू कैन राइट। Yes everybody, now we will continue with our topic of acidity and basicity. अभी हमने जो डिस्कशन किया, आई एम गिविंग अ ब्रीफिंग टू यू कि बॉइलिंग पॉइंट के अंदर सबसे जरूरी चीज फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होती है? बताइए फटाफट। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या चेक करनी होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करनी होती है। सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या चेक करनी होती है? एस कैरेक्टर चेक करनी होती है। ये सीक्वेंस आपको याद रहेगा तब ये क्वेश्चन इजी रहेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या चेक करनी होती है? बताओ। मॉलिक्यूलर मास चेक करना होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमें क्या चेक करनी होती है? बताओ। सरफेस एरिया एंड ब्रांचिंग यू कैन से। तो इन चार प्रॉपर्टीज को एक सीक्वेंस में चेक करना। ऐसा नहीं कि कंपाउंड मिलते पहले वो चेक करने लग गए तो आपको आंसर गलत आएगा। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में एक सिंगल प्रॉपर्टी अभी मैंने डिस्कस करी है, आगे क्लासेस में और भी प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा। बट अभी मैं आपके लेक्चर नंबर 2 है ये, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना। स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल बेसिक बता के चलना है। तो मेल्टिंग पॉइंट के अंदर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज ओनली अ मॉलिक्यूलर मास, उसको मैंने अभी आपको कंसिडर करने के लिए कहा है। ये वो प्रॉपर्टीज है जिनके डायरेक्टली बढ़ने से वो प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मतलब मॉलिक्यूलर मास अगर इसका ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट उसके पास ज्यादा होगा। ठीक है। इनमें कौन सी डायरेक्टली कौन सी इनवर्सली वो मैंने अभी 10 मिनट पहले जो अभी लेक्चर कंटिन्यू चल रहा था हमारा उसके अंदर बताया था मैंने। The third property which we have discussed recently right now that is density। और डेंसिटी के अंदर भी ये रिलेशन हमने किया है कि मॉलिक्यूलर मास जिसका ज्यादा होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। सो ये हमारा डिस्कशन अभी ये डेंसिटी के बारे में था। फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करी जिसका नाम था पोलैरिटी,
ये डाइपोल मोमेंट यू कैन से, या फिर सोलिडिटी, ये तीनों एक ही फैक्टर से रिलेट करते हैं अगर आप वाटर के लिए बात करें। ये डाइपोल मोमेंट तीनों का मतलब एक ही है अगर आप वाटर की सोलिडिटी के लिए बात करें। याद रखना, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है बेटा, वहां ज्यादा पोलैरिटी होती है, और पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कहाँ आ सकता है, जहां बॉन्ड कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं, और कार्बन संख्या किससे कम होती है, 4 से कम होती है। ठीक है, तो ये रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। इस रिलेशन डाइपोल मोमेंट जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपके कंपाउंड की क्या बढ़ेगी, सोलिबिलिटी, और वो भी किसके अंदर, वाटर के अंदर। और वाटर इज अ टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ये डिस्कशन अभी हमने किया। सो दिस इज अ डिस्कशन, दिस डिस्कशन वी हैव रिसेंटली 10 मिनट्स बिफोर। सो मैंने एक बार दोबारा से रिवाइज करा दिया आपको कि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सा डायरेक्टली और कौन सा यूनिवर्सली होता है। सो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। आई एम गिविंग यू 2 minutes, you can take the screenshot of this also, so that we will continue with the next topic and you will have all the notes along with you. फिर आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने सभी क्वेश्चंस पे। एज द लेक्चर विल गोज ऑन, हम अपने 6th-7th लेक्चर के अंदर जब हमारा आएगा, वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स ऑफ नीट बेसिस, जो कि इसी टॉपिक्स पे होंगे। तब तक हम बेसिक करा रहे हैं आपको, ताकि आप लोगों का थोड़ा वो कॉन्सेप्ट में क्लियरेंस आए कि हम कैसे कैसे। यस, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडिटी? आप सभी को पता है, जिसके पास जो H+ डोनर होता है दैट इज कॉल्ड एसिड। आई आल्सो नो दैट H+ डोनर इज एसिड। बट इफ आई विल आस्क अ सिंपल क्वेश्चन टू यू कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिटी का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिटी का मतलब होता है उन सभी कंपाउंड से जो H+ को डोनेट कर सकते हैं। तो जो H+ को डोनेट कर सकते हैं वो सभी कंपाउंड्स एसिड कहलाते हैं। एज यू नो कि एसिड से जब H+ निकलता है तो उससे बनने वाला कंपाउंड कंजुगेट बेस कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो C बेस या यू कैन से कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस और C बेस दैट मीन द सेम थिंग। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि एसिड में से अगर H+ निकाल दो तो क्या बनेगा, दैट इज कॉल्ड कंजुगेट बेस। तो कोई भी कंपाउंड, कोई भी एसिडिक कंपाउंड अपने अंदर से जब H+ निकालेगा तो वो क्या बनाएगा, अपना कंजुगेट बेस। हर एक कंपाउंड एसिड नहीं होता। एग्जांपल लेके चलते हैं, CH3Cl है, पूछा गया आपसे एसिड है या बेस है, तो आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये पता नहीं एसिड है या बेस है। तो मैं आपको एक हिंट बताता हूँ कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड को कैसे पहचान कर सकते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री के बारे में बहुत ही कम नॉलेज है, फिर भी एसिड आपको, किसी कंपाउंड को आप एसिड जब ही कहना, जो मेरी जो ट्रिक है दैट विल बी इंप्लीमेंटेड ऑन 90% क्वेश्चंस, हो सकता है 12th में सभी पे लग जाए। किसी कंपाउंड को एसिड जब कहना जब वो कंपाउंड कैरी करता हो हाइड्रोजन को विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक O एंड ये फर्स्ट ट्रिक है। अगर आपके पास O के साथ H है या F के साथ H है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि कंपाउंड क्या कहा जाए, एसिड। सेकंड, उसके पास आयनाइजेबल हाइड्रोजन होना चाहिए। अब कोई आयनाइजेबल हाइड्रोजन उसे कहते हैं जो हाइड्रोजन लीव किया जा सकता है, जो हाइड्रोजन लेफ्ट। और आयनाइजेबल हाइड्रोजन उस कंपाउंड के पास सिर्फ कब हो सकता है, जब उसके पास, जब वो हाइड्रोजन किसी ऐसे एलिमेंट के साथ जुड़ा हो जो ग्रुप नंबर किस में है, 70। तो ये एक मैंने रफ आइडिया दिया। अब आज आप अपनी पूरी बुक के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एसिड चेक करना, आपको इनमें से ही 2 मिलेंगे, ठीक है। और अगर मींस आपको कोई ऐसा कंपाउंड मिले जिस कंपाउंड के अंदर ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, देन यू कैन टेक्स्ट मी, देन सेंड मी ऑन दिस नंबर, देन आई विल टेल यू व्हाई इट इज एसिड। सो दिस इज द एक्सेप्शनल केस that I am saying कि if you find any content, but in 12th NCERT I hope कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्लेरिफाई कर सकते हैं एसिड को इस 2 प्रॉपर्टीज। देखिए अगेन मैंने कोई आपसे ना डेफिनेशन लर्न करने के लिए कही है और ना ये कहा कि तुम पहले पढ़ के आते या पहले नहीं पढ़ा था तुमने। आई एम जस्ट डिस्कस 2 क्वेश्चन, या तो हाइड्रोजन O या F के साथ मिलेगा
FB कौन से ग्रुप का एलिमेंट ही है बताओ? 17। या हाइड्रोजन किसी और के साथ मिलेगा, लेकिन उसमें ऑक्सीजन जरूर होगा। अगर ऑक्सीजन होगा या 17 ग्रुप का एलिमेंट होगा तब वो एसिड है, वरना उसके एसिड होने के 10% ही चांस है। मतलब अगर आपको कोई 10 क्वेश्चन दे आइडेंटिफाई करना और उसमें से आपके 8 करेक्ट हो जाए तो मैंने वो मेथड आपको सामने डिस्कस किया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि कोई भी, जैसे मैंने कहा कि ये एक एसिड है या नहीं है, अब आप मेरे इस रूल पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वेदर इट इज एसिड और नॉट। O के साथ H है तो ये क्या है? एसिड है। आप नेम से मत चलिए, आप ये देखिए कि मैंने जो रूल बताया वो इंप्लीमेंट हो रहा है। क्या ये एसिड है? O के साथ क्या है? H है, ये एक एसिड है। इस कंपाउंड में आई एम सेइंग कि C डबल बॉन्ड O, क्या ये एक एसिड है? ये एसिड नहीं है, क्योंकि यहाँ O के साथ H नहीं है। एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं मैं, तो क्लास सिर्फ सिंपल ट्रिक्स की डिस्कशन के लिए है, ना कि आपको कंफ्यूज करने के लिए। कंफ्यूज करने के लिए बुक्स और अदर टीचर्स अलग अलग मेथड बताते हैं, दैट इज इनफ। बट यहाँ आपको ट्रिक सिंपल सी, क्या ये एसिड है? नहीं है ना, बड़ा इजी मेथड। जैसे अब मैंने पूछा क्या ये एक एसिड है? H किसके साथ है? 17 ग्रुप के, अपनी एसिड है। किसी ने कहा H2SO4 एक एसिड है, तो देखो ट्रिक आ रही, H किसके साथ है? O के साथ। H और O अगर कहीं इकट्ठा होगा तो एसिड होगा। आप किसी भी कंपाउंड में HNO3 आप कहते हैं ना एसिड है, क्यों है एसिड? इस कंपाउंड में O भी और क्या है? H। आपको मिलेगा 101% श्योर हूं, पूरी केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको 90% क्वेश्चंस वैसे मिलेंगे। और हम आगे वाली क्लासेस में उन कंपाउंड का डिस्कशन भी करेंगे जिसमें H नहीं है फिर भी वो एसिड है। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं कि आप 10% उन कंपाउंड्स को सर्च करेंगे जिसमें H नहीं है और वो एसिड है। और नेक्स्ट क्लास में जो थर्ड लेक्चर होगा, वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक कि उन 10% कंपाउंड से कि वो एसिड क्यों है। अभी मैंने एक रफ आइडिया दिया 90% क्वेश्चंस के। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इससे आगे वाले स्टेप की। चलो एसिड भी हमें मिल गया, लेकिन एसिड स्ट्रॉन्गर होगा या वीकर, इसका भी तो पता चलना चाहिए। जैसे आप लोगों से ये पूछा जाए कि आप H2SO4 और HCl को स्ट्रॉन्गर कैटेगरी में रखते हैं, वीकर, तो आप 90% या 100% स्टूडेंट अमंग ऑल ऑफ यू कैन से दीज आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स। लेकिन बेटा ये इनऑर्गेनिक एसिड्स है, कैसे है? क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। अगर मैं बात कर रहा हूं कार्बन वाले एसिड्स की, तो कार्बन वाले एसिड्स की स्ट्रेंथ को आप कैसे डिटरमाइन करते हो? तो उसके लिए 2 ट्रिक्स हैं, आप किसी भी चैप्टर और किसी भी क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करें। ट्रिक नंबर 1, कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग कब हो सकता है? कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग जब होगा जब उसके अंदर, जब उसका कंजुगेट बेस स्टेबल हो। याद रहेगा आपको पहले ट्रिक कि कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग कब हो सकता है? जब उससे बनने वाला कंजुगेट बेस क्या हो? स्टेबल हो। अब पॉइंट यहाँ, कंजुगेट बेस स्टेबल कब हो सकता है? कंजुगेट बेस स्टेबल किसी कंपाउंड का जब हो सकता है जब उसके अंदर, सीधी सी बात है, क्या हो? क्या हो बेटा? रेजोनेंस हो। अब रेजोनेंस का नाम अगर किसी ने पहली बार सुना तो वो ये तो याद रखता है, किसी ने बेंजीन रिंग तो सुनी होगी ना। तो बेंजीन रिंग अगर है तो वो उसको स्टेबिलिटी दे रहा है। बेंजीन रिंग होना ही उसको स्टेबल कर रहा है। तीसरी बात, ज्यादा डीपली ज्यादा मतलब कंफ्यूजन नहीं है। कंजुगेट बेस स्टेबल जब होता है जब उसमें कौन से ग्रुप हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब आप में से कई ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे सर हमें तो ये भी नहीं पता इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं। कार्बन कौन से ग्रुप में आता है? 14 में। कार्बन के राइट वाले सारे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर उस कंपाउंड में कार्बन के राइट वाला कोई एलिमेंट हो तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा और वो उसको क्या करेगा? और अगर वो स्टेबल होगा तो एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब यहां देखिए, अब मैं आपको इस ट्रिक से बताता हूं। ये देखिए रिंग है, रिंग के ऊपर OH लगा हुआ है, R के साथ में क्या है? OH। यहां से H प्लस हटाया, यहां से भी H प्लस हटाया और कंजुगेट बेस बना दिया। H हमेशा वो हटता है जो O के साथ हो और कहीं से H नहीं हटता। तो मान लो O पे नेगेटिव आ गया, R O पे नेगेटिव आ गया, दोनों में नेगेटिव है, दोनों कंजुगेट बेस है। स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस कौन सा है? स्टेबल कंजुगेट बेस। इसमें क्या है? रिंग है। ट्रिक पे चलो, पर ये स्टेबल है तो ये क्या है? अगर ये स्टेबल है तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो बताओ फिनोल स्ट्रॉन्गर हुआ या अल्कोहल? फिनोल। इस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे चल देखते हैं।
ट्रिक से चलोगे केमिस्ट्री को तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बड़े ही आसानी से हो जाएंगे, वरना आप लटके रहेंगे बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लिखकर और क्वेश्चन फिर भी नहीं होने। ये देखिए, ये इसमें केवल एक कंपाउंड है, इसमें कंपाउंड के साथ देखिए मैंने कहा कि दोनों के, ये भी एक फिनोल ही है और ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है। क्या है बेटा ये? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। मैंने कहा इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप अब किसे कहते हैं? जो कार्बन के राइट में हो, तो नाइट्रोजन कार्बन के राइट में तो आता है, तो ये वाला ग्रुप क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सीधी सी लैंग्वेज में कहूं तो क्या इफेक्ट शो करेगा ये? माइनस आई। क्या शो करेगा? माइनस। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कार्बन के राइट वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती घटती है? बढ़ती है। तो देखो इसके पास रिंग भी है और ये भी है, तो मोर स्टेबल कौन सा है? मोर स्ट्रॉन्गर कौन सा है? ऑर्थो नाइट्रो। इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हो कि किसी की एसिडिटी कब बढ़ती। मैं कह रहा हूं आज आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं हैलोल्केन्स हैलोरिन्स, आज आप अपने बुक के लास्ट चैप्टर के क्वेश्चंस भी खोल लेना, आप एसिडिटी का क्वेश्चन गलत करेंगे ही नहीं। एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहां, तीसरा पॉइंट ये है कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो नियरर होना चाहिए टू द कंजुगेट बेस साइड। ये आपके तीन ही पॉइंट है जिसके ऊपर मैं कह सकता हूं कि पूरी ऑर्गेनिक के एसिडिटी बेसिसिटी के क्वेश्चंस लगभग हो सकते। जैसे देखिए, इस कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड था, इस कंपाउंड में भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें F यहां लगा हुआ था और इसमें F यहां लगा हुआ है, तो एसिड तो ये भी है, तो इसका भी कंजुगेट बेस बन सकता है, CO माइनस बनेगा। F यहां लगा हुआ है, इसका भी कंजुगेट बेस बन सकता है, क्या बनेगा? CO माइनस। लेकिन नियरर किसके है यहाँ? ये नेक्स्ट पे ही है, और ये कितने हैं? 1 2 तीसरे पर है, तो मोर स्ट्रॉन्गर कौन होगा? जहां नियरर यहाँ है, तो ये स्टेबल होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग। कंजुगेट बेस जितना स्टेबल होगा एसिड उतना क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। सो यू कैन राइट डाउन दिस 3 ट्रिक्स एंड यू कैन इंप्लीमेंट ऑल ट्रिक्स ऑन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एसिड। ठीक है। जिसकी एक पॉइंट और लिख देता हूं, जिसकी एसिडिटी ज्यादा होती है उसकी Ka वैल्यू ज्यादा मिलेगी। जो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना, उसकी क्या ज्यादा मिलेगी आपको? Ka। और उसकी pK हमेशा आपको क्या मिलेगी? कम। तो किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ का पता चलती है, जिसकी जितनी ज्यादा उसकी क्या हो बेटा? Ka। और जितनी Ka ज्यादा होगी उतनी क्या कम होगी? P। और ये मैंने आपको 3 ट्रिक बताई, आपको मैं फ्री कर रहा हूं, आप किसी भी क्वेश्चन में सर्च करके देख लेना 12th क्लास। ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस की मैं नहीं कहता, लेकिन मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जब बिना केमिस्ट्री आए भी हो रहे हैं एसिडिटी के, तो इट मीन्स आप लोगों को ट्रिक से काम चाहिए। और रीजनिंग केमिस्ट्री में जरूर आती है, या फिर जो भी आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ ये नहीं पूछता कि केमिस्ट्री में क्या आता है, आपको उनको बस आंसर चाहिए उसका ट्रिक, और ट्रिक यही लगती है। ठीक है। यू कैन नोट डाउन द ट्रिक्स, then after that we will discuss our last topic of today, that is basicity। इसको नोट डाउन कर लीजिए। याद आ गया नोट डाउन करने का, हमारा तो नहीं कर दिया। अभी मैंने आपके सामने pKa वर्ड लिखा और Ka लिखा, so many of you weren't aware about pKa and Ka। I am just clearing it कि what is the meaning of that। जैसे आप 10th क्लास में pH पढ़ते थे, that is called potence of hydrogen। क्या बोलते थे उसको? potence of hydrogen। उसी तरीके से एसिड के लिए नेम आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, that is called potence of acidity। तो it is called potence of acidity, और Ka is called as constant of acidity या acidity constant। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है। सो अभी हमने डिस्कशन क्या किया एसिडिटी में, कि एसिड स्ट्रॉन्ग अगर आपको चाहिए, एसिड अगर आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो वो कब मिल सकता है? जब आपका कंजुगेट बेस क्या होगा? स्टेबल होगा। और कंजुगेट बेस स्टेबल कब होगा? जब आपके पास क्या होगी? कंपाउंड के पास
क्या होगी बेटा, रेजोनेंस होगी, या फिर कौन सा ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। और ऐसा होने से आपके कंपाउंड की क्या बढ़ेगी, Ka, और क्या घटेगा, pKa। दिस वी हैव डिस्कस्ड रिसेंटली राइट नाउ बिफोर दिस टॉपिक व्हिच आई विल स्टार्ट राइट नाउ। ये अभी हमने किया है सर। तो अब हम इसके कॉन्सेप्ट पे बेसिसिटी की बात कर लेते हैं ऐसे ही। तो जैसे देखो एसिड स्ट्रॉन्ग कब हुआ, जब उसका कंजुगेट बेस क्या हुआ, स्टेबल। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, देखो पहले मैं स्टेटमेंट को रिवर्स करता हूं। बेस स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब कंजुगेट एसिड क्या होगा, स्टेबल। देखो जैसे उसको कंजुगेट बेस स्टेबल चाहिए, वैसे इसको कंजुगेट एसिड क्या चाहिए, वहां स्टेबल कब होता है, जब क्या होती है, रेजोनेंस। तो यहां स्टेबल कब होगा, जब रेजोनेंस नहीं हो, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के रिवर्स बिहेवियर। अब देखो वहां स्टेबल कब होगा, जब इलेक्ट्रोविड्रॉइंग ग्रुप होंगे। यहां स्टेबल कब होगा, जब इलेक्ट्रोविड्रॉइंग ग्रुप नहीं होंगे, या फिर यू कैन से इलेक्ट्रोविड्रॉइंग ग्रुप जितने कम होंगे उतने ज्यादा एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली बेस स्टेबल है तो क्या वैल्यू ज्यादा मिलेगी बेटा आपको, Kb, और क्या कम मिलेगी आपको, pKb। क्या कम मिलेगी, pKb। एक चीज याद रखना, pKb इनवर्सली होती है किसके, pKa के, और Kb इनवर्सली किसके होती है बेटा, Kb के। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इनवर्सली होते हैं किसके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। मतलब अगर आपको कोई कंपाउंड बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके अंदर रिंग नहीं होना चाहिए, उसके पास कौन सा ग्रुप भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। याद रखना कार्बन से इधर वाले सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और कार्बन से इधर वाले सारे ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और जिसके पास ये सारी कंडीशन मिलेगी, ये एरो नीचे का मतलब ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये जितना कम होगा उतना ये ज्यादा होगा, इस एरो का मतलब ये होता है। ये देखो रेजोनेंस जितनी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी एसिड की ज्यादा होगी, और उतनी बेस की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, जैसे ये देखिए, ये एक नाइट्रोजन कंपाउंड है, इस पे एक लोन पेयर है, और मैं बात कर रहा हूं बेस की, तो आप देख के मेरी स्ट्रिक को लगा के आराम से बता सकते। मैंने क्या कहा, बेस स्ट्रॉन्ग वो होगा जहां एसिड स्टेबल होगा, एसिड स्टेबल वहां होगा जहां रेजोनेंस नहीं होगी। तो रेजोनेंस इसमें होती है, तो ये वीक बेस है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्गर। और जो स्ट्रॉन्गर बेस है तो उसकी क्या ज्यादा होगी, Ka ज्यादा होगी, और इसकी क्या कम होगी बेटा, सॉरी Kb ज्यादा होगी, और इसकी क्या कम होगी, Kb कम। ठीक है, so that's all for today. We will meet in the next session with the other properties. I hope you enjoyed the class. Thank you.